नमस्कार। आजकल बड़ी सारी खबरें आ रही हैं, तो मुझे लगा कि क्राइम की खबरें मैं आमतौर पे करता नहीं हूँ, लेकिन जब कोई सुसाइड कर ले, जब कोई किसी की हत्या कर दे, 10 दिन शादी के हुए हैं, लड़की की हत्या हो गई, प्रेमी और प्रेमिका का एक पूरा एक प्रेम त्रिकोण की कहानी आई जिसमें पहाड़ से धक्का देके मारने का आरोप लगा। अभी पता नहीं है कि वो किसने मारा है, क्या मारा है। लेकिन इस तरह की घटनाएँ आप अखबारों में रोज़ पढ़ते हैं। और पॉज़िटिवली अगर आप सोचें तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि ये सीरियस है, बहुत सारे लोगों का जीवन चला जाता है, बहुत सारे लोगों की जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं लगा कि इस पे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम एक ठोस मार्गदर्शन कर सकें। मतलब कुल मिला के आपको ये पता तो लगे कि कहाँ गलती हुई कि आपने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। वो कौन-सी चीज़ थी? आप सोचते हैं, आप भी इस पे सोचते हैं, केस टू केस सोचते हैं, जैसे इस लड़की के केस में आप सोचते हैं, माँ-बाप से बात कर लेती, किसी की जान लेने से तो अच्छा था। बहुत सारी पंचायतें होती हैं, पर उसके बीच में एक ज़रूरी चीज़ छूट जाती है। वो ज़रूरी चीज़ ये है कि भई आखिर इसको बचाएँ कैसे? कभी हम अगर उस स्थिति में पहुँच जाएँ, हम कैसे निकलेंगे? हमारा मन करे कि खुद को खत्म करें, तो हम क्या करेंगे? हमारा मन करे कि हम किसी की जान ले लें, तब हम क्या करेंगे? हमारे दफ़्तर में हमारे संबंध खराब होते हैं, इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं और वो इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं कि या तो हम अपनी नौकरी गँवा देते हैं या फिर हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो बहुत नुकसान देता है। तो ऐसी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पति-पत्नी के रिश्ते, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी छोटी-सी कुंजी से जिनको हम ठीक कर सकते हैं। तो भई ये चाबी किसके पास होगी? ये चाबी ना तो मेरे पास नहीं है, हम लोग अक्सर पुराने ज़माने से एक व्यवस्था चली आ रही है, आपस में कोई मिलता है तो उससे हम सलाह ले लेते हैं कि भाई देखो ऐसा हो रहा है, क्या करें? लोग अपने हिसाब से सलाह देते हैं, कोई सही देता है, कोई गलत देता है, जिसका अपना दिमाग जितना चलता है उतना सलाह देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला जो आपको सलाह दे रहा है, वो सलाह देने वाला आदमी जो है वो उतना ही समझदार हो सकता है वो उसी सोच का आदमी हो, जो किसी की हत्या कर देता है या अपनी जान दे देता है। तो ऐसे में ज़्यादातर पढ़े-लिखे लोगों को तो पता है, साइकोलॉजी बड़ा मायने रखती है। आजकल जो मनोवैज्ञानिक हैं मनोचिकित्सक हैं बल्कि, वो दोनों ही आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि इस समय कौन-सा कदम उठाएँ, कैसे हम इस चीज़ को देखें। और जब आप इस तरह से करते हैं, प्रोफ़ेशनल होके सीखना, देखना सीख लेते हैं, पर्सनली चीज़ों को नहीं लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें आपकी उस ज़िंदगी की बड़ी समस्या से बचा लेते हैं। तो अब ये एक देखने में बड़ा दूरदर्शन टाइप का शो लग रहा है, लेकिन ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने 2 लोगों को जो इस फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोगों को प्रोफ़ेशनल तरीके से गाइड करते हैं, जिनके पास ये विद्या है कि सही से लोगों को गाइड किया जा सके, उनको मैंने अपने साथ रखा है। और आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ में हैं डॉक्टर गगनदीप कौर और समीर जमाल साहब। तो हम ये पूछेंगे कि ये पूरी जो सिचुएशन है, इसमें कैसे इसको हैंडल किया जाए? गगनदीप जी आपका स्वागत है, आपसे ही शुरू कर देते हैं। आप ऐसा क्या हो जाता है, वो किस स्तर तक आदमी कैसे पहुँच जाता है, वो कैसे केमिकल चेंज आते हैं दिमाग में, जबकि वो इस स्तर पे साजिश करने लगता है, लोगों की जान लेने लगता है? सी बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये पॉसिबल डायनामिक्स है, मतलब दीज आर नॉट डायग्नोस्ड। पहला तो जो होता है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस टेकन टू एन एक्सट्रीम, मतलब जिस तरह के हम केस को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्या है कि हम अगर किसी अफेयर में चल रहे हैं या कोई हमारा लव ट्रायंगल चल रहा है या कुछ भी है, तो हम उसको रिजॉल्व कर ही नहीं पाते, क्योंकि एक रिलेशन को एंड करना हमारे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें। क्यों? जी, क्योंकि एक तो हम कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते कि भाई ओके जी। आई एम लिविंग इट, जैसे कि हमने मोहाली वाला केस देखा है, हुँ, उसमें उसने जी, कॉन्फ्रंट किया तो भी क्या हुआ, एंड जी। देन डिसअपॉइंटिंग द फैमिली। दूसरी तरफ भी हम मना नहीं करना चाहते कि फैमिली क्या सोचेगी, सोशली लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में। सो मल्टीपल हुँ, फैक्टर हो जाते हैं। देन अगर हम बोले तो इमोशनल कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, जिसमें भी हमें दोनों रिलेशनशिप चाहिए, हम श्योर ही नहीं है कि हमें इधर जाना है कि उधर जाना है, बिकॉज इस केस में भी एक तरफ उनको प्यार दिख रहा है, दूसरी तरफ पैसा दिख रहा है। अभी तक उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंटल रेदर देन इम्पल्सिव अग्रेशन हो जाते हैं कि ये गुस्से में तो नहीं हुआ है, दिस इज ऑल प्लान्ड, जी। है ना? ऐसा तो है कि है नहीं कि एक्शन का रिएक्शन निकला है, ये तो नहीं, सब नहीं, कुछ हम ये सोच समझ पर्सनल के हुआ है। पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं कि आम तौर पे मोस्टली हमारी यस, ज़िंदगी में जो होता है। हाँ,
या मोस्टली ये जो इस तरह के केसेस जो होते हैं या कोई भी प्रॉब्लमैटिक चीजें होती हैं उसमें सब बहुत ही आराम से सोच के की हुई चीजें होती हैं एंड मोस्टली हम उसको डिस्कस नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वी डोंट टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमें जजमेंटल होने का मतलब कोई somebody will judge us, फिर पेरेंट्स क्या कहेंगे, पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे, दोस्त भी नहीं समझ रहे, फिर हम जाएं तो जाएं किसके पास? सो दैट इज द क्वेश्चन हियर। उसके लिए प्रोफेशनल्स हैं। तो लोग प्रोफेशनल्स के पास भी जाने से कतराते हैं बिकॉज आपको पता है सोशल टैबू है कि अगर वो साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे हेल्प लेने के लिए, सीख करने के लिए, तो लोग क्या कहेंगे? नहीं, अगर मोटा-मोटा कहें, देखिए ये तो एक ऐसी चीज़ है, इस पे हम आएँगे बाद में, कि कॉस्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास में या साइकियाट्रिस्ट के पास में, मल्टीपल सिटिंग्स होती हैं, बहुत सारे पैसे लगते हैं, सोशल टैबू है ही। इन सारी चीज़ों के बीच में भी कुछ चीज़ें जो बेसिक आपके ख़्याल से, आपके लिहाज़ से, जो सबसे बेसिक आपके थॉट प्रोसेस का जो बेसिक हिस्सा होना चाहिए, ऐसी 5 बातें कि भाई ये चीज़ हम करेंगे तो ये चीज़ करेंगे तो ठीक रहेगा, या हमको इस तरह से सोचना चाहिए, हमारा ये फ्रेमवर्क है, इसके आसपास सोचना चाहिए। प्रोफेशनल जो मदद लेना तो एक पहलू है ही, लेकिन अगर हम इस तरह से सोचें, जैसे कि हमारे एक सीनियर कहते थे कि जब आप खड़े हैं सामने तो आप ये तो देख रहे हैं, आपको ये नहीं दिख रहा है, तो अगर आप इधर देखने लगेंगे, तो अगर आप सोच पाए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो आधा आपका गुस्सा, आपकी परेशानी है, आपकी नाराज़गी दूर हो एग्जैक्टली। सकती है, आप सॉल्यूशन निकाल सकते। तो ऐसी कौन-सी 5 चीज़ जमाल साहब आप बताना चाहेंगे जो हमारे लोगों को उनकी ज़िंदगी में फैसले लेने में मदद कर सकती हैं? या थैंक यू। क्लिनिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो मदद करती हैं आपको अपने आप को संभाल के ले जाने में, बी इट एनी एज। Emotional regulation is one of the most important thing. You should know how to regulate your emotions. One should also be able to vent out and express. आपको power of expression आनी चाहिए। फिर आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव प्लान्स, आपके प्रिंसिपल्स कैसे हैं। सेल्फ रेगुलेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने अंदर झांक के देखें, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी एक्सेप्टेंस पावर कितनी है, आपकी मेंटल इलास्टिसिटी कितनी है, किस हद नहीं, तक आप सैचुरेट हो जाते। ये जो आप बात कर रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आपके लिए जब आप ये बात कह रहे हैं, तो आपको ये बहुत सरल लग रहा है। जी। लेकिन जब मैं सुन रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो हमारे आम लोग हैं, उनको बेसिक तरीके से हम कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी दे सकते हैं कि भाई इस नज़रिए से आप चीज़ को हैंडल करें, तो आपका रास्ता निकल आएगा? नहीं, क्वेश्चन भी आपका थोड़ा-सा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। थोड़ा-सा अगर इसको स्पेसिफाई करें तो फिर मैं उसको उस तरीके से मैं जवाब दूँ कि 4-5 कुछ जैसे ऐसी स्ट्रेस चीज़ें की आप जो बात कर रहे हैं या एंग्जायटी की आप अगर बात कर रहे हैं या किसी ट्रॉमा से डील करने की बात कर रहे हैं, तो सबके अपने मैं जनरल बात कर अलग-अलग। रहा हूँ। जी। जनरल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ अगर लाइफ में आते हैं, तो बेसिक हमारा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, जिससे हम एंग्जायटी, डिप्रेशन ये सब तो उस लेवल तक पहुँचने की स्थिति ना आए, हम काफ़ी हद तक चीज़ों को शुरू में ही हैंडल कर सकें। बेसिकली अगर आप उस जगह से ही हट जाएं, थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट कर लें, थोड़ा उसको प्रोसेस करने का टाइम दें, सोचें। लाइक इफ यू हैव अ एंगर इशू या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी सिचुएशन से, सी जब हम किसी चीज से अफेक्ट होते हैं ना, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे हमारा कंट्रोल नहीं है। सामने वाला हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या बिहेवियर हो रहा है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बट हम खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा बहुत। सो अगर उस जगह से टेम्परेरी थोड़ा सा हट जाएं और थोड़ा उसको प्रोसेस करें, सोचें कि क्या ठीक है और क्या गलत है, इम्पल्सिव डिसीजन लेने की बजाय, तो दैट विल बी द इसमें बेसिकली क्या है कि माइंडफुल रहना ना, हमेशा कॉन्शियस रहना, ये भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जब भी कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है जब हमें सोचने की आवश्यकता पड़ जाए कि यार इस चीज को हम कैसे हैंडल करें, तो होता क्या, उस टाइम इंसान का जो माइंडसेट होता है इतना पावरफुल नहीं होता, इतना सक्षम वो नहीं हो पाता कि वो सही और गलत का फैसला ले पाए। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि या तो अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं फंस रहे हो, कहीं अटक रहे हो, तो एक सेकंड ओपिनियन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है आपको, कि जहाँ पे आप किसी ऐसे व्यक्ति से जी।
दरअसल क्या होता है कभी-कभी लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जब आप के दिमाग में नहीं आता कि हम प्रोफ़ेशनल मदद ले लें। आप घर में मान लीजिए एक बहू है, उसके साथ कुछ हो रहा है, तो वो एकदम से निकल के अपने आप नहीं जा सकती कि किसी डॉक्टर के पास चली जाए, या बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। ऐसी कंडीशन में कई बार ये होता है कि हमारी अपनी अपब्रिंगिंग में, हमारी कंडीशनिंग में, या अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं, उसमें कुछ ऐसा हो जिससे हम इसको खुद हैंडल कर सकें। और मुझे लगता है कि जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें उनको आदमी खुद हैंडल करे, वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो उस लिहाज से आप लोगों को ऐसी कौन-सी 5 गाइडलाइंस देना चाहेंगे जिनके ज़रिए लोग जो है वो तुरंत समझ जाएँ कि यहाँ हम गलत जा रहे हैं या हम सही जा रहे हैं? जब चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएँगी तब तो आपको बाहर की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत में आपको कहाँ से मदद मिल सकती है? ये मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी जानकारी होगी लोगों के लिए। जी। जी, शुरू करें तो डिसिप्लिन ज़रूरी हो जाता है, दिनचर्या आप कैसे शुरू कर रहे हैं, उसका एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और साथ ही डिसिप्लिन के साथ-साथ डिसिप्लिन में एक सकारात्मक सोच भी होती है, आप प्रोग्रेसिव माइंड भी चलता है उसमें साथ में, आप दिन का चुनाव कैसे करेंगे, किस वक़्त में कौन-सा काम करेंगे। आपके ज़हन में ये बातें ऑलरेडी प्री प्लान हो जाती हैं, जब आप टास्क बना रहे होते हो दिन के, तो कहीं न कहीं आप अपने दिमाग को ऑक्यूपाई भी कर रहे होते हो। और जब वो ऑक्यूपाई हो रही होती हैं, तो साथ में वो प्रोग्रेसिव ट्रेंड होता है और एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी मिलता है, साथ हमने ये हासिल कर लिया, 4 चीज़ें हमने प्लान की थी, उसमें 2 हो गई, तो आपको एक अच्छा पॉजिटिव फ़ील भी आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें करी जाएँ, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें नेचुरली मिलने लग जाएँ उन कार्यों से, जैसे पॉजिटिव सोचना, रहना, जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आज के दौर में तो समय ऐसे भाग रहा है साहब कि पता नहीं चलता कौन से वक़्त में कौन-सा काम किया जाए। तो उससे क्या होता है कि जब आपकी प्लान्ड चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, तो आपका टेम्परामेंट खराब होता है, इरिटेशन होती है, एंगर होता है, वो सिमर होते-होते इकट्ठा होने लगता है। फिर आप एक इरिटेटेड पर्सनैलिटी बन जाते हैं। तो कोशिश ये की जाए कि आप अपने साथ समय बिताएँ, उसके सेल्फ कॉन्शियस हो जाएँ, मेडिटेशन जैसी चीज़ें हैं, ब्रीथिंग पैटर्न, ब्रेथ पैटर्न बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज़ होती है। कुछ समय पूरे दिन में आप अपने साथ भी व्यतीत करें, अपने कार्यों को आपने कितना मतलब कितना हासिल कर लिया है, क्या आपका टारगेट है, क्या आप पूरे दिन में करना चाह रहे हैं। व्यायाम करना बड़ा ज़रूरी होता है इमोशनल रेगुलेशन के लिए, जितनी भी नेगेटिव टॉक्सिसिटी होती है बॉडी की, एक्सरसाइज़ करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका माइंड खुला रहता है। और सोच जो है वो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं, वो जितने आप सकारात्मक रहेंगे उतनी ही चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित भी होंगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मेरे मेरे ख्याल फिर गगनदीप मैम भी थोड़ी-सी इस पे आई थिंक यू वुड आल्सो वांट टू हाइलाइट ऑन थिंग्स। सो आई थिंक आप डेली रूटीन कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपका दिन गगन कैसा जी जा रहा है? गगनदीप जी, एक बात बताइए कि ये कौन-सा समय जब मुझे ये लगना चाहिए कि अब मैं प्रोफ़ेशनल हेल्प के लिए जाऊँ? क्योंकि इश्यूज़ तो सबके साथ रहते हैं, छोटे-बड़े। लेकिन एक मौका आता जब है जब आपको लगता है कि आपको अब प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है, हमको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो हमारी गुड काउंसलिंग क्वेश्चन। करेगा, जो हमारी चीज़ों को समझेगा, हमको गाइड करेगा। वो समय कैसे तय करें? कब हमको जाना है? वेरी गुड सी क्वेश्चन सर। जब आपके पास कोई कोपिंग मैकेनिज्म बचा ही नहीं है, लाइक जैसे जमाल जी ने सारे तो गिना दिया, आई वाज जस्ट थिंकिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है उन्होंने। जी। जैसे अफर्मेशंस बोलते हैं, हम सुबह उठते हैं, मैं थोड़ा सा कुछ और उसमें ऐड करूंगी, मेडिटेशन इन्होंने बोला, वेरी गुड। बट अगर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाए, हम तो इंडिया जैसी कंट्री में हैं जहाँ इतने भगवान हैं, थोड़ा सा टाइम मंदिर के लिए, गुरुद्वारे के लिए, जहां पर भी आपको थोड़ा सुकून मिलता है, 15-20 मिनट, ज्यादा नहीं मैं कह रही कि आप रोज जाएं, अच्छा घर पे ही पूजा पाठ कर लें। ये बहुत पुरानी सोच बोलेंगे कुछ लोग, बट बिलीव यू मी बहुत लोगों को फर्क पड़ता है, बिकॉज वो जो स्पिरिचुअल चैंटिंग है ना, वो आप में पॉजिटिविटी देती है। मैं नहीं कह रही मूर्ति पूजा करो, आप कहीं पे भी चलते हुए, ऑफिस जाते हुए, एग्जाम देने जा रहे हो, ये सब चीजें, जी। मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज जैसे इन्होंने बोली, देन इट इज कोई हॉबी डेवलप कीजिए। ये बहुत अच्छे स्ट्रेस बस्टर है। आपको ऑफिस के टारगेट्स हैं, फैमिली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कुछ भी हो रहा है, अ, इस टाइम पे नॉर्मली कोई आता नहीं है। तो एक चीज़ बताएँ कि जिस वक़्त सबके साथ में कुछ मनोवैज्ञानिक दिक्कतें होती हैं, सबको दिक्कत होती है, दफ़्तर में दिक्कत है, किसी को सास के साथ है, किसी को बहू के साथ है, किसी को भाई के साथ में, किसी को बहन के साथ में है, किसी को ननद के साथ में, किसी को भाभी के साथ में, पति-पत्नी का मामला है, चले जा रहा है बहुत सारे लोगों पे। लेकिन कई बार ये कैसे पता चले कि अब ये गंभीर हो गया, अब ये मुझसे नहीं सँभलेगा, अब मैं इसको हैंडल नहीं कर सकती हूँ, तो या कर सकता हूँ।
तो वो कौन-सा पॉइंट हो जब हमको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उससे हमको समझना चाहिए कि हम इसको कैसे हैंडल करें? जब आप कोई भी चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम जैसे कि आपने बोली बहुत सारी हैं जो नहीं भी बोली, बट किसी भी चीज़ से जब आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, आपको लगता है कि अब ये आपके शरीर पे, दिमाग पे और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट कर रहा है, जो कि आप नॉर्मली काम करते हो, आप नहीं कर पा रहे हो, यू नो जी। और आपके आस-पड़ोस के लोग जो आपके फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी बोलता है कि नाउ यू आर मतलब आप अपने में नहीं हो। जैसे आप पहले थे, हुँ, आप वैसा नहीं कर पा रहे हो, हुँ, तब आप समझ लीजिए कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। कुछ तो गड़बड़ हुँ, है, या वो आप में गड़बड़ है या आपके पार्टनर में गड़बड़ है। तो ये तो सबसे अब बड़ा जैसे सिम्पटम है। जी, जी, जी। सॉरी, हाँ जी, बोलिए। ये जी जमाल साहब कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी, आई मीन मैम ने दोनों पॉइंट्स बड़े सही से रखे। जब आपकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट, जब आप कोई कार्य बड़े आसानी से कर पाते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोकस होकर के नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे बर्ताव में, मेरे रवैये में बदलाव आ रहा है ना? कोई चीज़ जब भी कोई मनोदशा किसी की खराब होती है, तो उसमें देखिए 2 जगहों पे सबसे पहले इफ़ेक्ट आता है। एक तो जैसे देखा जाए उसको बेचैनी जैसी होने लगती है। उसका एनवायरनमेंट अगर खराब हो रहा है, तो उसको बेचैनी-सी फ़ील होने लगेगी। फिर उसमें उसको ये फ़ील होने लगेगा मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मेरी बात ही नहीं कोई सुनना चाहता है। फिर उसमें उसकी वैल्यू गिरने लगती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये धीरे-धीरे विचार इतने सीमेंटेड हो जाते हैं कि आगे चल के आपकी नींद खराब हो रही है, आपको नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मेटाबॉलिज़्म खराब हो रहा है, खाना जो इस टाइम पे आप खा ले रहे थे, जितनी आपकी डाइट थी, वो भी आप नहीं खा पा रहे हैं, फिर उठ जा रहे हैं, थके-थके उठ रहे हैं। तो ये कुछ सिम्पटम्स अब नज़र आते हैं जिसमें कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ गड़बड़ हुई है मालूम पड़ती है और हर इंसान को इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि यार मेरे को आज भूख ठीक नहीं लग रही है आजकल। या मेरा पेट ठीक नहीं रहता है या मुझे बेचैनी सी रहती है, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो मुझे यहाँ मन नहीं लगता है, उधर बैठती हूँ तो वहाँ मन नहीं लगता है। अब ये इक्वेशन सास-बहू के बीच से भी हो सकती है, हस्बैंड-वाइफ के बीच में भी हो सकती है, भाई-बहन में भी हो सकती है, कंपनी टू कॉर्पोरेट भी हो सकती है। ये एज़ अ रिज़ल्ट कहीं से भी ओरिजिनेट कर सकती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉडी में बिहेवियरल चेंज ला सकती हैं और इमोशनल रेगुलेशन को चेंज कर सकती हैं, तो इंसान को वहीं सतर्क हो जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और मुझे कहीं न कहीं इस चीज़ पे बात कर लेनी चाहिए। जी। एंड गिरिजेश जी, एक चीज़ मज़े और की होती है कि बात जैसे ये मान है। लीजिए जी, 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 ओके, जी। सॉरी, जी। मज़े की बात ये जी, जी, है आप कि जो हुँ, क्लाइंट होता है ना, बिकॉज़ साइकोलॉजी में पेशेंट नहीं होता है, वी कॉल देम क्लाइंट। जो क्लाइंट होता है, उससे बिल्कुल पता होता है कि कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ, बट वो एक्सेप्टेंस नहीं होती। वो एक्सेप्टेंस लाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो रेपो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो खुल के हमें असली प्रॉब्लम बताएँ और जब वो बता भी देते हैं, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते कि प्रॉब्लम है। ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। जी, जी। एक एक और चीज़ होती है जो मैंने नॉर्मली देखा है कि अगर कुछ दिक्कत हो रही है, तो मुझे ये लगेगा कि मेरे साथ दिक्कत है, तो उसके लिए कोई दूसरा आदमी ज़िम्मेदार है। अब मेरी सास ऐसी है इसलिए वो मुझे परेशान करती है, या मेरा आदमी मुझे खराब मिल गया है, या हुँ, मेरे बच्चे हुँ, जो हैं वो मेरी नहीं सुनते हैं और इस सब सिचुएशन में अब आदमी खुद तो जाके आपसे कंसल्ट कर लेगा। अब वो हुँ, पति को हुँ, कहाँ से पकड़ के लाएगा, बच्चों को कैसे आपके पास लेके आएगा? ये क्या हुँ, हुँ। इसका कैसे हल निकलेगा? ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है साहब। इसमें बेसिकली जो आम तौर पे देखा जा रहा है, ये एक तो जैसे कि आपने शुरू में बोला कि कोपिंग एबिलिटी लोगों की थोड़ी क्षीण हो गई है, एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, सबको सबसे बेहतर चाहिए। तो कुछ क्या है आपके दौर में और आजकल के दौर में जैसे है कि मतलब बड़ा फ़र्क आ गया है, लोगों में मेंटल इलास्टिसिटी नहीं रह गई है। मैं आपके साथ 1 घंटा ही बैठ सकता हूँ, 3 घंटे आपके साथ नहीं बैठ सकता बिकॉज़ आप बड़े डिफरेंट हैं, मैं बड़ा डिफरेंट हूँ, यू नो? जी। तो इस तरीके की जो विचारधारा अब नई आ गई है, तो उसने क्या किया है कि एडजस्टमेंट्स पे बड़ा प्रभाव डाला है, जिसकी वजह से हम किसी की कोई बात अपने मूड के अकॉर्डिंग नहीं सुनना चाह रहे हैं। किसी के साथ हम समय बिताना नहीं चाह रहे हैं। किसी में 6 क्वालिटीज़ हैं और 1 खराब है, तो वो 1 हाइलाइट होके आ रही है और बाकी अब 6 दब जा रही हैं। तो इसमें हम लोगों का जो प्रयास रहता है इस फ़ील्ड में वो यही रहता है कि हम उनकी मेंटल इलास्टिसिटी को थोड़ा-सा स्ट्रेच करवाएँ, उनको रियलिटी और रियल लाइफ़ से थोड़ा रूबरू कराएँ कि फैक्चुअल्स क्या हैं, रियल में क्या है।
फिर जैसे कि मैं हमने स्पिरिचुअली कनेक्ट करने को बोला, तो वहाँ से भी बड़ा एक पावर ऑफ एक्सेप्टेंस निकल करके आती है। ठीक है, फिर लाइफ़स्टाइल रेगुलेट कैसे, तो बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ हम इन चीज़ों में कराते हैं और कई जगहों पे ऐसे हम लोग, जैसे कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे आ गए हैं, जैसे हेपैल की ही हम अगर बात करें, तो जहाँ पर इंसान इन चीज़ों कर जा कर के इन लेंथ डिस्कस कर सकता है, विदाउट एनी जी, कंक्लूजन। जी, जी। एंड मोर प्रॉब्लम ये ज्यादा क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज। ये जो हम जॉइंट फैमिलीज में से निकल के न्यूक्लियर में आ गए, फिर ऊपर से 2 बच्चों की जगह एक एक बच्चा हो गया है, तो वो जो केयरिंग शेयरिंग है ना, वो खत्म हो गई है। हम किसी से नो सुनने के हक में ही नहीं। आप बच्चों को नो बोल दीजिए, नहीं मानेंगे। हस्बैंड वाइफ को नो बोल देगा। आप देखिए, वो ऑफिस से घर आएंगे, हम ऑफिस से घर जाएंगे, खाना भी हम अपने अपने कमरों में खा रहे हैं, डाइनिंग टेबल खाली पड़े। पहले बड़े बुजुर्ग होते थे तो चलो सब इकट्ठे खा रहे थे, चलो डर के मारे खा रहे थे, इकट्ठे बैठ रहे थे, सारा दिन क्या किया, वी यूज टू डिस्कस। अब वो डिस्कशन नहीं है, क्योंकि हम इसको लेके बैठ जाते हैं। वो बीवी उधर लेके बैठ गई, पति उधर लेके बैठ गया, बच्चा क्या कर रहा है हमें पता नहीं है। ये जो जेनजी वर्ड यूज कर लिया, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, बट क्या हो रहा है, फेक वर्ड में चल रहे हैं ये। एक दूसरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सब चीजों पे देख देख के एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स हो रहा है इन लोगों को, और कुछ नहीं हो रहा। हेल्दी कंपटीशन नहीं है जो हमारे टाइम पे था। अब जेलसी हो रही है इन लोगों में, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। ये पहल पे ही अगर आप मेरा सेशंस देख लेंगे, 200 से ज्यादा सेशंस है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, एक एक ही पार्टनर के साथ ही नहीं टिक रहे, ये मल्टीपल ऑप्शंस है। ये हेपैल क्या है ये हेपैल? अभी आपने भी जिक्र किया। जमाल जी, आप एक्सप्लेन करेंगे? हेपैल इज अ प्लेटफॉर्म, आई मीन मुझे बड़ा कन्विंसिंग लगा कि मुझे ये शुरू से ही लगता था जब से हम इस फील्ड में हैं कि इमोशनल आउटबर्स्ट होना ज़रूरी है, तो साथ में जिसका इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है वो नहीं चाहता, खास तौर से इंडिया में या एशिया में, कि उसकी आइडेंटिटी भी रिवील हो। एनोनिमसली वो अपनी बातों को वेंट आउट करना चाहता है। आई हैव क्लाइंट्स अब्रॉड, ओवरसीज, बट वहाँ ये चीज़ नहीं है जो हम एशियन कंट्रीज में हम देख रहे हैं। थोड़ी सी इमेज कॉन्शियस हम लोग होते हैं और थोड़ा शर्म वाली बात भी आ जाती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाकर के अपने इमोशनल आउटबर्स्ट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, गाइडेंस कोचिंग भी ले सकते हो एक्सपर्ट्स द्वारा। वहाँ पे हर प्रकार का आपको एक्सपर्ट मिल जाता है, एनएलपी कोच भी मिलेगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी मिलेगा और पैल्स भी मिलेंगे, जहाँ पे दे विल जस्ट लिसन टू यू। समटाइम्स क्या होता है, आपके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं और आप उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे। ये शुरुआत कहाँ से हुई होगी, खत्म क्या हुआ होगा, अब क्या हो गया, वो एकदम खिचड़ी जैसी बन जाती है। तो यू समटाइम्स क्या होता है, जब आप बातें कर रहे होते हो, ये आपने भी महसूस किया होगा, बात करते करते कई बार सोल्यूशंस आपको खुद ही मिलने लग जाते हैं, आपको जरूरत भी नहीं पड़ती है कभी कभी कोच की। तो क्या ये ऐसा ये क्या प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ट्विटर, फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग आपस में बात करते ये हैं, या ये साइकोलॉजिकल गाइडेंस का प्लेटफॉर्म है, या क्या हाँ, है ये? ये मिक्स है। गगन मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? एक्चुअली सबसे पहले तो सॉरी, मैं ये बताऊंगी कि आपने बोला था शुरू में ही कि साइकोलॉजिकल हेल्प बहुत एक्सपेंसिव है। नहीं, जी, हे पैल पे 5 रुपए से लेके 70 रुपए पर मिनट के हिसाब से आप बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। और उसमें आपकी जो आइडेंटिटी है, बेस्ट पार्ट इज आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। एज अ क्लाइंट, मान लीजिए आप मुझे कॉल करते हैं, आप उसमें अपना नाम ABC कुछ भी रखिए, मुझे नहीं पता चलेगा, आपका फोन नंबर मेंशन नहीं होगा, आपकी कोई डिटेल नहीं आएगी, हमारा फोन नंबर भी आपके पास नहीं जाएगा, बट हमारी प्रोफाइल, हमारी एजुकेशन, वो सब वेरीफाइड है और वो वहां पर लिखा रहेगा। सो आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। एंड यस, अच्छा, इट इज मतलब एन मैं ऐप। वहाँ पे जाऊँ, मुझे अगर कोई दिक्कत आ रही है, मैं यस, मान लीजिए कि मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ हाँ जी, और मैं आपके पास गया, वहाँ पे जो हेपाल ही है ना? हाँ, हाँ हेपाल पे जी। गया मैं, और एच वहाँ ई जाके मैंने, आई विल स्पेल इट फॉर यू, HEYYPAL, हे ठीक है, पैल। तो वहाँ, हाँ, वहाँ पे मैं गया आपके पास में, इसकी कोई वेबसाइट होगी या कुछ होगा जो भी है, एप्लीकेशन वगैरह, आप वहाँ मैं प्ले गया, स्टोर में वहाँ जाके, पे हाँ जी, आप प्ले इसको स्टोर, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जी, आप उसमें तो अपनी आईडी बनाएंगे एज अ यूजर। जी, तो वहाँ उसमें पे मैं आपका, गया और मैं रामलाल बन के आपके पास बैठ गया हाँ जी, और मैंने कहा कि मेरी बीवी मुझे मारती है या जो भी है, हाँ जी, और बताइए मैं क्या करूँ? तो हाँ एक तो जी, आप लोग जो है प्रोफ़ेशनल गाइडेंस ले देते हो, साइकोलॉजिस्ट यस, लोग। हाँ दूसरा, जी, वहाँ पे बाकी लोग जो मेरे जैसे भुक्तभोगी हैं, हम्म, वो लोग भी मिलते हैं।
नहीं, वो आपसे नहीं, आपकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं जाएगी। आप जिसको चूज़ करेंगे, आप उन्हीं से बात कर पाएँगे बस। ठीक है, और ठीक है। वो भी इसमें ये भी बेनिफिट है कि जैसे नॉर्मली हम जब साइकोलॉजिकल सेशंस लेते हैं, वो 45 मिनट्स टू 1 आवर होता है, तो आपको पूरे पैसे देने होते हैं। ये पर मिनट के हिसाब से आपको 10 मिनट बात करनी है, आपको 15 मिनट बात करनी है, आपको 1 घंटा करनी है, आपको रोज़ करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अभी मेरे 3 क्लाइंट्स हैं, जिनको रोज़ सिर्फ 10-10 मिनट के सेशन चाहिए। सो दे जी, पे जी। फॉर 10 मिनट्स ओनली। जी, तो आपको लगता है कि साइकोलॉजी में इतना छोटा सेशन होता है, आमतौर पे 1 आध घंटा तो लग ही जाता है? वो सेशन के लिए नहीं करते हैं। बेसिकली अच्छा, वी कॉल इट अ सेशन बट दे वांट समबडी टू हियर, और छोटी-छोटी चीज़ों में वो खुद ही बोलते हैं कि आपने बातों-बातों में पता नहीं कैसे क्या समझा दिया। सो वही नहीं, हमारा काम है। समटाइम्स इसमें ऐसा भी होता है, आपने एक रोड मैप किसी के लिए तैयार किया होगा, किसी की समस्या को सुनने के बाद आपने उसका एक प्लान तैयार किया है, उसमें कई बार क्या है, वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन अपडेट करना, और उसमें बीच-बीच में भी कोचिंग की आवश्यकता पड़ जाती है, तो वो एक सेशन, एक छोटा सेशन भी होता है। इन एंड लेंथ सेशन जैसा, जी। सॉरी आप बोलिए। नहीं, आई एम तो फाइन, मुझे आई एम मुझे गुड। मैं समझ गया छोटा ऐसा नहीं सेशन भी है हो कि सकता है। ऐसा नहीं है कि ईज़ी केस आते हैं। एक केस हमारे पास आया था शुरू-शुरू में ही, दैट वाज़ अ होमिसाइड केस, दैट वाज़ रियली सीरियस। हमें आईडी नहीं पता है। वो 16-17 साल का बच्चा होगा, एंड इट वाज़ लाइक कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया, एंड ही वाज़ लाइक कि मैं इसको मार डालूँगा और भाग जाऊँगा। अब आप सोचिए, वो इतना बोल के बिना आगे कुछ सुने उसने फ़ोन काट दिया। अब हमारे लिए कितना चैलेंजिंग होगा कि अगर ये कुछ कर लेगा, बिकॉज़ हियर एथिकली वी आर सपोज्ड टू टेल द अथॉरिटीज। हमारा यहाँ पे पूरा रोल बनता है कि हमें उनके माँ बाप या पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि ऐसा बोला है। अदरवाइज कोई भी चीज, अगर आप कुछ भी हमसे बात कर रहे हैं, हम वो किसी को बताने के लिए बाध्य नहीं है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे कोई भी है, हम किसी को कुछ नहीं बताते। बट ऐसे केस में जहाँ अपनी जान को या किसी की जान को खतरा है, वहां हमें इन्फॉर्म तो करना होता है। मोटा-मोटा मुझे जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि ऐसे हम लोग जो ऐसे बड़े-बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो भीड़ में भी अकेले हैं, पता चला कि ना पड़ोसी से ढंग से बात करते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना अपने दिल की बात कह पाते हैं। अब मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा है और मेरे को जो है मेरा पड़ोसी परेशान कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं उसका सिर तोड़ दूँ। अब ये बात मैं किसको कहूँ? तो मैं हमें कभी-कभी बस दफ्तर में शेयर कर लेता हूँ, तो अगर ऐसे लोगों के लिए आपने ये बना दिया कि भई वहाँ जाके भड़ास निकाल लो, और आप जब यस भड़ास निकाल रहे होगे तो वहाँ पे एक्सपर्ट आपको गाइड भी कर देगा यस कि इसको कैसे हैंडल करें। क्योंकि धीरे-धीरे यही चीज़ एंगर इश्यूज़ में, फिर पैनिक अटैक में, फिर ये ऐसे ही कन्वर्ट होती है। चीज़ें ऐसे ही शुरू होती हैं। देखो, बीपी भी एक दिन में नहीं हो जाता है, शुगर भी ऐसे ही नहीं हो जाती। टाइम लगता है। हार्ट अटैक आने के लिए भी आपकी आर्टरीज़ बंद होनी चाहिए, फिर चीज़ें खराब होंगी तभी जाके एक मतलब हिंदी में बोलेंगे पटाखा बोलेगा ना। सो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अचानक से नहीं आती हैं। ये ऐसे ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उम्र के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो आप कुकर फटने से पहले उसकी सीटी निकाल देते हैं। यस, हम तो गैस आप बंद तो करने बहुत की सारा कोशिश करते जो हैं। आपके आपके इस हे पहल का बहुत सारा प्रचार हो गया। अब ये बताइए कि हम लोग जो अक्सर बात करते हैं, जैसे जैन दर्शन में कहा जाता है कि शाब्दिक हिंसा होती है, कि भई हम जो बोलते हैं मुँह से, उससे भी काफ़ी हद तक चीज़ें खराब हो जाती हैं। हमारे बोलने के तरीके से, हमारे कौन से शब्दों का चयन करना चाहिए। आप लोग क्या गाइड करेंगे? क्या करना चाहिए? कैसे बोलना चाहिए? क्या ध्यान रखना चाहिए? मैं अपने सेशंस में शुरू से बोलती हूँ, मतलब ट्राई करती हूँ कि जो मेरे पास क्लाइंट आए, मैं सबसे पहले तो उनको अफ़र्म करना सिखाती हूँ कि अपने बारे में, किसी के भी बारे में कोशिश सबसे ज़्यादा ये करें कि अच्छा बोलें। जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं, मैं तो थकी ही रहती हूँ। जब हम यूनिवर्स को बार-बार यही चीज़ें बोल रहे हैं कि मैं थकी ही रहती हूँ, तो आप थके ही रहोगे। कुछ चीज़ें हमेशा मोटिवेशन के लिए बाहर से किसी को नहीं लेना चाहिए। खुद को भी बोलना चाहिए। आमिर खान ने बोला था ना, दिल को बोलते रहो ऑल इज़ वेल, तो सब ऑल इज़ ठीक वेल ही हाँ। हो रहा था। तो ये सही चीज़ें हैं। आप अपने आप को पॉज़िटिव चीज़ों को फ़ीड करोगे। कोई आपके सामने गलत कर रहा है तो हमेशा सोचिए कि ये तकलीफ़ में होगा। पता नहीं किस मनोस्थिति में है, उसको जैसे रिएक्ट हमको मत किसी ने करो। सिखाया था कि अगर आप किसी को बोलो तो बोलो भई ये मेरी ओपिनियन है, मैं आपको हाँ बता जी। रहा हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता। तो या उसमें ये रहता है कि आप बहुत अथॉरिटी रह के, असर्टिव रह के आप उसको नहीं कह रहे हैं कि नहीं यही सही है। आप ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, जो गलत भी हो सकता है। और देखिए तो कितने ये अच्छे एक तरीके तरीका है जो से बहुत ऑफेंडिंग नहीं लगता। आपने कितने अच्छे तरीके से अपने मन की बात भी कह दी और सामने वाले को भी बुरा नहीं लगा। हाँ, तो यही बस शाब्दिक हिंसा होती है कि हम थोड़ा-सा। ऐसा कुछ ना बोलें कि जो सामने वाले को हर्ट हो।
क्योंकि नहीं, हमें सोचना ये तो सिर्फ जो है ये एक काम स्टेट ऑफ माइंड से आता है। बेसिकली आपको प्रयास ये रहे कि आप स्टेट ऑफ माइंड जो है एक शरीर में रहे, काम रहे, कंट्रोल्ड रहे। तो जी। आपकी जो शब्दावली होगी वो अहिंसक होगी, डैमेजिंग भी नहीं होगी, और आप सरल वे में अपनी बात को कह पाएंगे और साथ ही आप दूसरे की बात को सुन और समझ भी पाएंगे। इसके एक नहीं दो फायदे हैं। तो व्यक्त करना ही नहीं महत्वपूर्ण हो गया, बट अब सामने से जो जवाब आ रहा है, फिर मैं अगर इनॉय हो गया, मेरा फिर ट्रिगर हो गया, फिर मैंने अभी तो एक लाइन ठीक बोल दी, अगली का क्या, तो इट विल ऑल्सो डेवलप आपके अंदर सेंस ऑफ एक एडजस्टमेंट आपके अंदर भी मैंने पैदा अक्सर देखा कि कई बार हमारा हमारा जब झगड़ा हो रहा होता है तो उसी आदमी को जिसको हम कभी हर्ट करना नहीं चाहते, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना कि वो तिलमिला जाए, और वो हम शायद वो कहना नहीं चाहते, बस बोलते चले जाते हैं, और सामने वाला भी ना उसी तरह से जोश में बोलता चला जाता है। अब वो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अगर मान लीजिए उस वक्त आप थोड़ा सा संयम रख लें, आप अपने शब्दों को कंट्रोल कर लें, तो सामने वाले का शब्द भी कंट्रोल रहेंगे तो चीजें शांत रहेंगी। तो बहरहाल जहां से हमने शुरू किया था कि ये जो इस तरह के मामले आ रहे हैं कि किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने आत्महत्या कर ली, इन सबको रोकने के लिए जो है वो बेसिकली कोई पहले से ऐसा कुछ नहीं है कि बस आप अपनी कसरत वसरत करते रहो, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखो, और कोई तरीका नहीं है। सर है ना, पहली चीज तो आप सोचिए कि अचानक से इतना क्यों बढ़ गया है। पेशेंस नहीं है, हम अपने अंदर वो ना सुनने की आदत ही नहीं है। अगर मुझे चीज चाहिए तो चाहिए, नहीं हो रहा तो मैं तो ये कर दूंगी वरना कर दो, हम धमकियों पे उतर आए हैं। और अगर वो नहीं हो पाता तो हम कई बार फेक करने की भी कोशिश करते हैं, बट वो चीजें हो वही जाती मैं हैं। कह रहा हूँ कि शुरू से आप लोग जो है वो ऐसा क्या लोगों को कहें कि वो एक प्रिवेंटिव क्या हो इसमें। ये नहीं, तो हम एक बताते हैं जनरल इसमें। लाइफस्टाइल चेंजेस आपने जी बताया कि भाई आप जो है वो जी। कसरत करेंगे, अच्छा सोचेंगे, समय पे सोएंगे, समय पे उठेंगे, अच्छा भोजन करेंगे तो आपका मन शांत और नियंत्रित रहेगा, आप सूझबूझ आपकी कायम रहेगी, ये बात सही है। पर एक इस तरह के मामले में कि मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में आप जा चुके हो या कहीं और जा चुके हो, एक्सटर्नल हेल्प अभी अब तो आप लोगों ने एक आविष्कार कर लिया है, एक्सटर्नल हेल्प के लिए आप नहीं जा सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में कैसे वो प्रिवेंटिव क्योर कैसे हो, कैसे हम उस मोड में जाने से बचें, इसका उत्तर अभी तक मुझे नहीं मिल पाया, मतलब मैं नहीं समझ पाया उसको अभी तक। देखिए, सर प्रॉपर पहले कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज आपसी तालमेल की बहुत आवश्यकता होती है। कम्युनिकेशन, और एक कम्युनिकेशन कब होगा, जब आप में एक दूसरे के ऊपर रिलायंस होगा, आपकी एक दूसरे की आप कद्र कर रहे होगे, रिस्पेक्ट कर रहे होगे, वैल्यू कर रहे होगे, तो आप भरोसा जब पैदा होगा तो आप कम्युनिकेशन भी कर पाओगे। आपको मुझसे बात करते हुए ये लगने लगेगा कि मैं आपको जज कर लूंगा और पलट के दूसरे मौके पे ताना मार दूंगा, तो आप मुझसे बात नहीं करोगे, जी जी। है ना। और फिर ऐसी शब्दावली का प्रयोग आना बड़ा ऑर्गेनिक हो जाता है। इंसान अपनी फिर वो पीड़ा दुख वो इस फॉर्म से निकालता है, इट इज फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ओनली। So it is very important to have a better communication, and for better communication you definitely have to have a emotional reliance, और सुलझी हुई सोच की जरूरत तो पड़ती है, बट कोशिश ये की जाए कि जहां आप जिस भी सिचुएशन में उसको रिस्पेक्ट करें और एक्सेप्ट करें। तो सबसे पहली चीज ये कि आप रिस्पेक्ट भी पैदा करें और एक्सेप्ट भी करें कि ये ऐसे ही होना था। अब इसमें नियति को लेके आओ, भगवान को लेके आओ, अपनी किस्मत को लेके आओ, नसीब को लेके आओ, जैसे भी लाओ, अब आप आज की डेट में यहाँ बैठे हैं तो बैठे हैं, तो ये एक्सेप्ट आप करें। एक्सेप्ट आपने कर लिया, इन लोगों के बीच में बैठे हैं, ऐसे इनके साथ आपके रिश्ते हैं, तो फिर आप उसके बाद उसको ये भी आपको सीखना, अगर इस उम्र में सिखाना पड़ेगा कि भाई रिश्तों को कैसे चलाया जाता है, तो ये बड़ी शर्म की बात भी हो जाती है। जी आप जी। समझ रहे हैं, तो मतलब ट्रेडिशनल वैल्यूज ही आप भूलते जा रहे हैं जो हम सीखते जा रहे हैं। तो फिर फिर खान पान की भी बड़ी हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो खान पान से भी बड़ा फर्क पड़ता है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसी आर्ट ऑफ लिविंग है आपकी, रूटीन लाइफ क्या है, तो ये बहुत सारी चीजें, इट बिकम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। एक चीज नहीं इसको सोल्यूशन दे सकती। से एक तो होता है ना, जैसे किसी की पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही हैं, हमें पता है क्रिमिनोलॉजी है, ये बचपन से ही ऐसा है, तो वो तो चलो समझ में आती है। दूसरा जो हमारे मॉरल एंगेजमेंट है, जो हम परवरिश दे रहे हैं, अगर माँ बाप ही घर पे लड़ रहे हैं, आपस में तालमेल नहीं है, तो बच्चा भी वही सीख रहा है ना, वही एंगर इश्यूज कैरी कर रहा है आगे। फिर वो बात भी किससे करेगा, पेरेंट्स से आके बात करें। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप ये सारे उठा के देख लें, पेरेंट्स को हमेशा सब कुछ पता था, रेड फ्लैग्स दिख रहे थे,
बस वो अवॉइड करते जा रहे थे। वही प्रॉब्लम है। जब आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो टॉक अबाउट इट, खुल के बात करो उसके बारे में। अब जैसे लेटेस्ट केस हुआ है, उसमें पेरेंट, आपको क्या लगता है पेरेंट्स को नहीं पता था? साथ में ही तो शॉप थी, पक्का पता था। एंड शी इज जस्ट 20 ईयर्स ऑफ एज। इतनी क्या जल्दी है? ही इज 24 और डाउट्स आ रहे हैं कि व्हाई दे आर फोर्सिंग इतनी जल्दी जल्दी। लड़के को पहले भी देखिए, अभी चांस हुआ था कि उसको पहले भी पुश करने की कोशिश करी, बच गया है। स्नेक का स्टोरी हुआ है। आपको इतने रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, फिर भी आप जा रहे हैं उस तरफ। जी, मैं समझ सकता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने समय निकाला। तो अभी हमने जो एक्सपर्ट हैं, जो लोग दिमाग जब आपका भटकता है और ऐसी जगह चला जाता है जब आप या तो किसी का या अपना खुद का नुकसान कर लें, तो जो लोग आपकी मदद करते हैं, उन लोगों से हमने बात की और समझने की कोशिश की कि किस तरह से इसको हम आगे जाके प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या-क्या बदलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये पूरा कन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नमस्कार। जय हिंद।